वेलकम टू बायोलॉजी क्लास फॉर क्लास 9। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था पार्ट 1 जो था सेल चैप्टर में। सेल का पार्ट 1 में हमने पढ़ा था सेल का शेप, सेल का साइज, सेल का उसका डिस्कवरी कैसे हुआ, ये सब पढ़े थे। अभी हम क्या पढ़ने वाले हैं उससे पहले हम लोग कुछ और बातों को समझ लेते हैं। उसमें से क्या है, सबसे मेन चीज़ जो है वो है स्ट्रक्चर ऑफ सेल। क्या है? स्ट्रक्चर ऑफ सेल। सेल का बनावट कैसा होता है जी, है ना? सेल का बनावट कैसा होता है, तो सेल के बनावट को समझने के लिए हमें सेल बनाना पड़ेगा, है ना? तो सबसे पहले हम लोग एनिमल सेल को बनाते हैं। क्या बनाएंगे? एनिमल सेल को। और तब हम प्लांट सेल, यानी एनिमल सेल और प्लांट सेल दोनों के बारे में हमें पढ़ना है। आइए देखते हैं। चलो, हमने एक सिंपल सा एनिमल सेल बना लिया। और ए हो गया जी, क्या हो गया? ये आपका हो गया प्लांट सेल। प्लांट सेल में खास ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर होता है, क्योंकि इसमें सेल वॉल होता है। देखिए, एनिमल सेल का जो बाहरी जो कवर होता है इसको बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। बाहरी कवर को क्या बोलते हैं? सेल मेम्ब्रेन। इसके अंदर जो कुछ भी भरा हुआ है उसे हम प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। लेकिन इसका बाहरी कवर जो है वह सेल मेम्ब्रेन है। लेकिन सेल मेम्ब्रेन से बाहर में एक और एडिशनल कवरिंग है, आउटर लेयर है, जिसे हम क्या कहते हैं? सेल वॉल कहते हैं जी। एक और एडिशनल लेयर है जिसे हम सेल वॉल कहते हैं। तो इसमें सेल मेम्ब्रेन, हम लोग सेल मेम्ब्रेन सेल मेम्ब्रेन किसको कहेंगे? ये जो इनर वाला है इसे हम सेल मेम्ब्रेन कहेंगे। इसके बाद इसमें एक एडिशनल है। वो एडिशनल क्या है? एडिशनल इसमें क्या है? इसमें जो एडिशनल है वह है सेल वॉल। तो एक और चीज़ हम लिख देंगे, सेल वॉल। ओके। इसके अंदर में एक डेंस स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसको हम न्यूक्लियस कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? इसको हम न्यूक्लियस कहते हैं। ये हो गया आपका न्यूक्लियस हो गया जी। अब ये जो न्यूक्लियस आप देख रहे हो, ये जो न्यूक्लियस है, तो इसमें भी न्यूक्लियस है, लेकिन इसका न्यूक्लियस सेंटर में ना होकर थोड़ा साइड में होता है। न्यूक्लियस जो होता है वह दो मेम्ब्रेन से घिरा होता है, और उस मेम्ब्रेन को क्या कहते हैं हम? उस मेम्ब्रेन को हम लोग न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। सेल के मेम्ब्रेन को सेल मेम्ब्रेन, इस सेल मेम्ब्रेन को हम कभी प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं, क्योंकि इस प्रोटोप्लाज्म को प्लाज्मा भी कहा जाता है, प्लाज्मा ऑफ सेल। तो इसके कारण से इसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। इस सेल का मेम्ब्रेन है इसलिए सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। चलो आगे बात करते हैं। यह हो गया आपका न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर में भी बहुत सारे स्ट्रक्चर्स होते हैं, जैसे उसमें क्रोमोजोम्स हो सकते हैं, क्रोमेटिन होता है, ये उसमें स्पेशल स्ट्रक्चर है कुछ। इसके अलावे एक और बात हम इसमें करते हैं, वह है इस साइड में क्यों होता है? साइड में इसलिए होता है कि इसमें बहुत बड़ा एक वैक्यूल होता है, बहुत बड़ा सा वैक्यूल होता है, और इसमें वो चीज़ नहीं होता। इसके बाद इसमें क्या है? साइटोप्लाज्म। इसमें होता है वैक्यूल, लेकिन वो छोटे छोटे होते हैं, बहुत छोटे छोटे, और न्यूमरस होते हैं। इसमें सिंगल एक लार्ज वैक्यूल, कोई किसी प्लांट सेल में इतना बड़ा हो सकता है कि वो पूरे 90% को कवर कर सकता है ना? 90% रीजन को, सेल के रीजन को कवर करता है, इतना ज़्यादा बड़ा हो सकता है। इसलिए न्यूक्लियस इसका शिफ्ट रहता है, साइड में रहता है। साइटोप्लाज्म। अब देखो जी, मैंने क्या बताया, ये पूरा इसमें भरा हुआ प्रोटोप्लाज्म है ना? इस प्रोटोप्लाज्म को हम दो भाग में बांटते हैं। जो पार्ट इस वाले भाग में है, सेल का प्रोटोप्लाज्म का जो भाग यहाँ पर है, इसमें भरा हुआ है, उसे हम साइटोप्लाज्म कहेंगे। और जो न्यूक्लियस के अंदर जो पार्ट है प्रोटोप्लाज्म का, उसे हम क्या कहेंगे? उसको हम न्यूक्लियोप्लाज्म कहेंगे। एक बात इसमें ध्यान देने का होगा, वो क्या होगा?
इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो ध्यान देने का बात है वह है कि ए साइटोप्लाज्म है और ये न्यूक्लियोप्लाज्म है, और इन दोनों को अगर मिला देंगे तो क्या हो जाएगा, टोटली इसको हम प्रोटोप्लाज्म कहेंगे। क्लियर? नेक्स्ट आगे हम लोग इसमें देखते हैं। अब यहाँ देखने की बात है कि इस तरह से हम इसको इंडिकेट करेंगे, साइटोप्लाज्म एंड साइटोप्लाज्म। एक और चीज़ हम कह सकते हैं इसको न्यूक्लियोप्लाज्म, इसके अंदर में है तो न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म कहाँ है जी? इसके अंदर में, इसका अंदर, इसके इनर पार्ट को न्यूक्लियोप्लाज्म हमने कहा दिया। इसके बाद इसमें वैक्यूल भी है जी, वैक्यूल यहाँ भी है और वैक्यूल यहाँ भी है। एक और चीज़, इसमें आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी दिखेंगे। देखिए जी, मैं आगे क्लास, अगले वीडियो वगैरह जो बनेगा उसमें आपका इसका डिटेल आएगा। ये आपका एक दूसरे से जुड़े रहते हैं आपस में। चलो मैं एक 3 बना देता हूँ यहाँ पर। है ना? ये हो गया आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसे हम शॉर्ट में ER भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसे हम ER भी बोलते हैं। वहीं पर अगर बात करें हम, कुछ इसमें राइबोसोम्स होते हैं। क्या होते हैं? राइबोसोम्स हो सकते हैं। तो ये इसमें भी पाया जाएगा, इसमें भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा। कभी कभी ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम न्यूक्लियस तक भी फैला होता है, यानी न्यूक्लियस से भी ये जुड़ा रह सकता है। यहाँ ये जुड़ा रह सकता है और वो सेल मेम्ब्रेन तक जुड़ा रह सकता है। अब इसकी बात और करते हैं हम आगे कि ऐसा और भी हो सकता है, और उसमें अगर एक और मैं बता रहा हूँ यहाँ पर, देखो ये भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। तो स्टूडेंट्स आप इसे समझेंगे, ये क्या है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है जी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। लेकिन ये भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। डिफरेंस क्या है दोनों में? तो दोनों का डिफरेंस अब समझ लेते हैं। एक पर हमने ये देखो कुछ स्ट्रक्चर मैंने बना दिया। ये स्ट्रक्चर क्या है? इसको हम राइबोसोम कहते हैं। तो जिसमें राइबोसोम होगा वह कहलाएगा RER। क्या कहलाएगा? RER। और जिसमें नहीं रहेगा वो क्या कहलाएगा? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंड दूसरा क्या कहलाएगा? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्लियर? अब हम इसमें और भी बना सकते हैं, जैसे गोल्जी अपरेटस। तो इसमें गोल्जी बॉडी ऐसे ही छितराया हुआ रहता है और डिक्टियोसोम के रूप में रहता है। लेकिन अगर इसकी बात करें एनिमल सेल में, तो इसमें वेल डेवलप्ड एक अरेंज्ड होता है एक दूसरे पर। इसके आसपास में वैक्यूल भी होते हैं, पैकेजिंग का काम करता है। इसको एक्सपोर्ट हाउस ऑफ सेल कहते हैं, है ना? तो ये होता है जिसको बोलते हैं गोल्जी बॉडी या गोल्जी अपरेटस। इसको डिस्कवरी किया था गोल्जी अपरेटस को कैमिलो गोल्जी ने। हम उसके बारे में भी एक समरी पढ़ेंगे। ये है गोल्जी बॉडी। यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया भी पाया जा सकता है। मान लो यह एक माइटोकॉन्ड्रिया है, और छोटे होंगे सेल के रेस्पेक्ट में। तो ये बहुत सारे होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया बहुत सारा होता है ना? ये क्या है? ये है माइटोकॉन्ड्रिया है। तो ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है यह प्लांट सेल में भी पाया जाएगा। ये क्या है? यह प्लांट सेल में भी पाया जाता है।
जबकि एक और स्ट्रक्चर है जो प्लांट सेल में होता है, एनिमल सेल में नहीं होता, वहाँ भी 2 मेम्ब्रेन का एक सेल ऑर्गेनल है, उसे हम प्लास्टिड कहते हैं। इसको हम प्लास्टिड कहेंगे, प्लास्टिड। ओके, वो क्या हो गया? वो प्लास्टिड हो गया। इसको ये क्या हो गया? ये प्लास्टिड हो गया। तो ये जो हुआ, ये प्लांट सेल है और ये क्या है? एनिमल सेल है। ये क्या है? एनिमल सेल है और यह क्या है? यह प्लांट सेल है जी। इस चीज़ को ध्यान रखना है। आगे हम लोग देखते हैं इसमें, वो है पार्ट ऑफ सेल, पार्ट्स ऑफ सेल। तो पार्ट्स ऑफ सेल में क्या है? इसके कितने पार्ट हैं? तो मुख्य रूप से जो इनके पार्ट्स हैं उसमें आता है आपका पहला सेल वॉल, दूसरा अभी हमने देखा है स्ट्रक्चर ऑफ सेल में, दूसरा है साइटोप्लाज्म, दूसरा है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और उसके बाद और कौन है? उसके बाद है साइटोप्लाज्म भी रखेंगे इसमें, साइटोप्लाज्म, और फिर है न्यूक्लियस। तो इन 4 के बारे में हमें पढ़ना है। हमने क्या देखा था? सेल वॉल। पहला फर्स्ट जो देखा था वह क्या देखा था? सेल वॉल। सेल वॉल क्या होते हैं? सेल वॉल क्या है? अभी हमने प्लांट सेल में देखा सेल वॉल को, एनिमल सेल में नहीं पाए जाते, ये प्लांट सेल में होते हैं। तो जो सेल मेम्ब्रेन होता है उसका, ये मान लो न्यूक्लियस है, ये सेल मेम्ब्रेन है, तो सेल मेम्ब्रेन के बाहर में एक एडिशनल कवरिंग है, आउटर कवरिंग है, इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम सेल वॉल कहते हैं। तो ऐसे ही इसमें लिख सकते हैं कि सेल वॉल इज द outermost additional covering of cell। ये क्या है? सेल का एडिशनल कवरिंग है। दूसरा पॉइंट, इसका नेचर कैसा होता है? तो इसका नेचर होता है कि इट इज रिजिड, डेड, एंड परमिएबल। परमिएबल यानी जिससे मटेरियल, कोई भी मॉलिक्यूल आर पार जा सके, वो हो गया परमिएबल। तीसरा पॉइंट हम लेते हैं, ये क्या होता है? जो सेल वॉल होता है वह प्लांट में जो बना होता है वो इट इज मेड अप ऑफ, किस चीज का बना होता है? इट इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज। ये सेल्यूलोज का बना होता है जी। और क्या है? ये सेल्यूलोज का बना हुआ है। यहाँ तक की बातें इसकी हो जाती है। इसके बाद इसके फंक्शंस क्या हैं? सेल में इसके फंक्शंस क्या हैं? ये क्या करता है? इट प्रोटेक्ट्स, ये प्रोटेक्ट करता है किसको? इट प्रोटेक्ट्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन,
इट प्रोटेक्ट्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड इनर पार्ट्स ऑफ द सेल, सेल के इनर पार्ट्स को भी ये क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। दूसरा, ये टर्जिडिटी को मेंटेन करता है। अब ये टर्जिडिटी क्या है ये समझना है। आप एक पौधा देखे होंगे छुई मुई, जैसे हम टच मी नॉट या मिमोसा कहते हैं, तो जो प्लांट होता है उसमें जब पत्ते को जब टच करते हैं या किसी पार्ट को टच करते हैं तो मुरझा जाता है। वो क्यों होता है ऐसा? इसलिए कि जब उसको टच करते हैं तो उसमें वाटर का जो लेवल है वो कम हो जाता है, उसमें वाटर अपने पार्ट से वाटर को रिमूव कर देता है, जिसके कारण से वो सिकुड़ जाता है, यानी वो टर्जिडिटी नहीं रहता। टर्जिडिटी यानी उसको टाइट रखता है ना प्लांट के सभी सेल्स पत्ते, तो उसके टर्जिडिटी को मेंटेन, यानी वाटर को का जो लेवल है उसमें वो मेंटेन रहे, सेल्स ड्राई अप ना हो, तो उससे प्रोटेक्ट करने के लिए जो काम करता है, उसके लिए जो मैकेनिज्म है वो है सेल वॉल का मैकेनिज्म है। सेल वॉल उसको क्या करता है, ड्राइंग अप होने से बचाता है। इट प्रोवाइड्स टर्जिडिटी टू द सेल, सेल को ये टर्जिडिटी देता है। सेल को क्या देता है? सेल को ये टर्जिडिटी देता है। और इससे क्या होता है, सेल को जब ये टर्जिडिटी देता है तो सेल ड्राई अप नहीं होते। एक और पॉइंट हम इसमें कर सकते हैं, क्या है वो पॉइंट? इसके फंक्शंस में और एक पॉइंट हम ऐड कर सकते हैं। ये क्या करता है, एक डिफिनिट शेप साइज देता है। इट गिव्स शेप टू द सेल, सेल को ये शेप देता है। ये कहानी हो गई सेल वॉल की। तो फिर अगले वीडियो में हम मिलते हैं, जिसमें हम सेल मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आपको बहुत सारी शुभकामना।